नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सनराइज संस्थान द्वारा शुरू किए गए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस बात का उल्लेख भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद के द्वारा बनाए गए एक अधिनियम में है, जो कि है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। उसमें तो साथियों, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर संशोधन होते ही रहे हैं। अब तक 9 संशोधन उस अधिनियम में हो चुके हैं और अभी जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है उस पर हमारे देश में बहुत ज्यादा बवाल मचा था। आप सभी को विदित है, पूर्वोत्तर भारत के अंदर और पूरे भारत में मुस्लिम और कुछ हिंदू वर्ग के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। तो क्या था वह संशोधन, क्या था वह नया नियम जिसकी वजह से हमारे पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर बवाल मचाया गया, पूरे देश में अंदर तोड़फोड़ हुई, बहुत ही हिंसात्मक कार्य भी हुए, जो कि मैं मानता हूं कि बहुत ही गलत हुआ। तो ऐसा क्या कुछ जोड़ दिया गया था सरकार के द्वारा, ऐसा क्या कुछ नया परिवर्तन कर दिया गया था सरकार के द्वारा, हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे साथियों CAB और CAA। CAB और CAA, ये आज तो हम इसको सिर्फ CAA ही बोलेंगे, आज के टाइम में तो हम इसे CAA ही कहेंगे। क्या है, पहले देखो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कोई भी टॉपिक जो है वो अलग अलग पॉइंटों में, सब पॉइंटों में बांट करके पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है और दोनों में अंतर क्या है, CAB और CAA में अंतर क्या है। NRC के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद। अब बात करते हैं दूसरा, CAA के तहत किस में परिवर्तन हुआ, क्या संविधान में परिवर्तन किया गया या फिर किसी अधिनियम में परिवर्तन किया गया। अब संविधान में परिवर्तन वो क्या होता है और अधिनियम में परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि CAA 2019 किस प्रक्रिया से हुआ, यानी कि अगर संविधान में संशोधन हुआ है या किसी अधिनियम में परिवर्तन हुआ है तो वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी, कितना बहुमत चाहिए होगा, संसद ने किस प्रकार से इसको पूर्ण किया है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे पॉइंट में CAA के मुख्य प्रावधान क्या थे, क्या नया प्रावधान क्या जोड़ा गया है और क्या परिवर्तन क्या हुआ है CAA के तहत। CAA 2019 के तहत मुख्य प्रावधान क्या हुए हैं, क्या परिवर्तन हुए, पूर्व में क्या बातें थी और वर्तमान में क्या नया जोड़ दिया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पांचवा पॉइंट देखेंगे कि CAA कहां कहां लागू नहीं होता और क्यों नहीं होता। इसका भी कारण है, पूर्वोत्तर भारत के लगभग राज्यों के अंदर ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में लागू नहीं हुआ। असम में ILP इनर लाइन परमिट ILP है, वो क्या कुछ है, और इसमें हम बात करेंगे अनुसूची 6 के बारे में जो उन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर रही है। हम बात करेंगे 1971 में जो बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था उसकी वजह से क्या कुछ परिवर्तन हुए थे और पूर्वोत्तर राज्यों को क्या कुछ नए जो नियम दिए गए थे, क्या कुछ उनको अलग से शक्तियां दी गई थी जिसकी वजह से वहां यह लागू नहीं हुआ। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे पांचवें पॉइंट पे। छठे पॉइंट पे हम देखेंगे कि CAA को लेकर के जो विवाद था वो विवाद कहां कहां हुआ, पूर्वोत्तर भारत में किस कारण से विवाद हुआ, मुस्लिम वर्ग में किस कारण से विवाद हुआ और विश्व के अन्य क्षेत्रों में, पूरे विश्व में भी इस बात को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, वो क्यों हुई हैं, पूरे विश्व के अन्य क्षेत्रों में किस बात को लेकर के विवाद हो रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे छठे पॉइंट पे। उसके बाद हम हमारे मनन करेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये जो परिवर्तन किया गया वो सही है। इसमें हम हमारा नहीं, फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, तो इसके पक्ष में तर्क देखेंगे और विपक्ष में तर्क देखेंगे। तर्क की बात करेंगे, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, सरकार इसके पक्ष में क्या तर्क दे रही है, जो इसके पक्ष के लोग है वो क्या कहते हैं, जो विपक्ष के लोग है वो क्या कहते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कॉपी पेन ले लीजिए और क्रमानुसार इसको नोट कीजिए। 7 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। फुल फॉर्म यानी दोनों में और दोनों में अंतर क्या है, CAA के तहत परिवर्तन किस में हुआ, संविधान में या कोई अधिनियम में। CAA 2019 किस प्रक्रिया से किया गया, CAA 2019 के मुख्य प्रावधान, मुख्य परिवर्तन क्या हुए, कहां लागू हुआ और कहां लागू नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। विवाद, पूर्वोत्तर भारत में क्या विवाद हुआ, पूर्वोत्तर भारत समझ लीजिए साथियों। यदि हम भारत की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत में वो 7 सिस्टर्स आती हैं, 7 राज्य महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर भारत के। ये हमारा भारत है और भारत के जो ये वाला हिस्सा है, जहां पर ये वाले जो राज्य हैं, जिसमें आता है मूल रूप से यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। ये जो
राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, इनको अलग अलग समय में किसी ना किसी प्रकार से विशेष दर्जा दिया हुआ है। तो यहाँ ये लागू क्यों नहीं हुआ और कुछ क्षेत्र है जहां ये लागू हो भी रहा है तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं, इस बात के बारे में चर्चा है। उसके बाद बात करेंगे इसके तर्क, पक्ष में क्या तर्क हैं और विपक्ष में क्या तर्क हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, फुल फॉर्म और दोनों में अंतर। ध्यान दें, आप पहले ये नोट कर लीजिए, सबसे पहले पहला पॉइंट, उसकी चर्चा कर लेता हूं मैं एक बार। ये विवाद और तर्क वाले ये 2 पॉइंट मिटा देता हूं, बाकी जो हमारी चीजें हैं इसमें आपको खुद को लिखना ज्यादा पड़ेगा, बस समझने वाली बातें हैं, ज्यादा मैटर नहीं है वैसे इसके अंदर। सबसे पहले पहला पॉइंट, फुल फॉर्म, दोनों में अंतर क्या है, पहले पॉइंट पे ध्यान दें। तो CAB 2019 ये क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 था। यानी आप इसको कह सकते हो नागरिकता संशोधन विधेयक। ध्यान दें, आप इसको बिल को विधेयक या बिल हिंदी में बोल दो, चाहे विधेयक बोलेंगे, विधेयक 2019 बोलेंगे, ये था। और CAA का तात्पर्य क्या होगा, सर का फोन आ रहा है, बात कर लो सर। CAA 2019 का तात्पर्य क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म रहेगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये हो गया। अब बात करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है सर। ये हो गया नागरिकता संशोधन 2 विधेयक की जगह यहां हो जाएगा नाम अब अधिनियम, एक्ट यानी अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये बी से बिल होगा और यहां ए से एक्ट हो जाएगा। यानी कि ये एक विधेयक था जो बाद में किस में परिवर्तित हो गया, अधिनियम में। ध्यान दें, जब कोई परिवर्तन संविधान में या संविधान के संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियमों में, कोई प्रशासनिक ढांचे के अंदर, जो सरकारी ढांचे के अंदर जब किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है और वह परिवर्तन करने का अधिकार जब संसद को होता है, वह परिवर्तन करने का अधिकार जब संसद को होता है, तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अब जब कोई परिवर्तन करना होता है या कोई नया नियम लागू करना होता है तो एक विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है, एक प्रारंभ में एक विधेयक लाया जाता है। जब वो विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है, उसके पश्चात जब विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो जाता है, जिस प्रकार का भी बहुमत चाहिए होगा, लोकसभा से पारित हुआ, विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ, और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, जब ये तीनों काम पूरे हो गए, लोकसभा से पारित, राज्यसभा से पारित और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, तो वह विधेयक बाद में क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिनियम। पहले क्या कहलाता है, विधेयक, बाद में क्या बन जाता है, अधिनियम। तो CAB अब क्या बन गया है, CAA बन चुका है। ठीक है, ये मूल रूप से बात है। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी फुल फॉर्म की और दोनों में अंतर की। दोनों में अंतर क्या है, फुल फॉर्म में बात होगी, दोनों में अंतर है कि ये CAB तो एक विधेयक था, जो विधेयक बाद में पारित हो चुका है और क्या बन गया, एक अधिनियम बन गया है। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं CAA के तहत किस में परिवर्तन हुआ, दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आप जब मेरे साथ पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी CAA को लेकर के। अब बात करते हैं आगे। उम्मीद करता हूं आपको विधेयक और अधिनियम में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है,
बहुत से विधेयक ऐसे भी होते हैं जो अधिनियम बन भी नहीं पाते। विधेयक लाया तो जाता है संसद में, लेकिन पारित नहीं होता, तो विधेयक ही रह जाता है, अधिनियम नहीं बन पाता। ऐसा भी होता है कई बार। चलो दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सीएए के तहत किस में परिवर्तन किया गया? यहां मैंने दो बातें लिखी थी, दूसरा पॉइंट हेडिंग डाल लें। सीएए के तहत किस में परिवर्तन किया गया? क्या संविधान में परिवर्तन हुआ या किसी अधिनियम में परिवर्तन हुआ? इन दोनों में से किस में परिवर्तन हुआ, ये चर्चा करते हैं। ध्यान दें साथियों, मैंने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 11 में, संविधान के अनुच्छेद 11 में उल्लेख है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त होगी? भारतीय नागरिकता के नियम बनाने का अधिकार संसद को है। बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वर्तमान में भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, यह संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा। अनुच्छेद 5, 6, 7 इनमें तो उल्लेख किया गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, उस दिन तक भारत का नागरिक कौन होगा, ये उल्लेख है। उसके बाद कोई भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं बताया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में कोई कितने वर्ष तक रहेगा तब भारत का नागरिक बनेगा, भारत में किस प्रकार से वो एंट्री करे तब भारत का नागरिक बनेगा, ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। फिर कहां है फिर ये उल्लेख? ये उल्लेख करने की शक्ति दे दी अनुच्छेद 11 में संसद को। अनुच्छेद 11 के तहत संविधान ने ये शक्ति किसको दे दी? संसद को, कि संसद बनाए नियम कि कोई भारत का नागरिक कैसे बनेगा। तो इसके तहत क्या किया गया? अनुच्छेद 11, इसके तहत संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम, इसके तहत संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। पहली बार 1955 बनाया। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है। तो ये बनाया और इसमें बताया कि कोई भारत का नागरिक कैसे हो सकता है। मैंने आपको बताया था इसमें 5 तरीके बताए गए कि भारत का नागरिक बनने के क्या क्या 5 तरीके हैं। मैंने आपको बताया था जन्म से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, भूमि के अर्जन के द्वारा और वंश परंपरा से। ये 5 ऐसे तरीके थे जिससे कोई भी भारत का नागरिक बन सकता था 26 जनवरी 1950 के पश्चात। तो अब बात ये हो रही है कि सीएए के तहत किस में परिवर्तन हुआ? संविधान में नागरिकता के नियम बदले गए हैं। सीएए के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नागरिकता के नियम बदले गए हैं कि नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका नियम बदला गया। तो संविधान में तो नागरिकता के नियम है ही नहीं। इसका मतलब क्या संविधान में परिवर्तन हुआ है? नहीं, संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ? परिवर्तन हुआ किसी अधिनियम में। कौन से अधिनियम में हुआ है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में परिवर्तन हुआ है। किस में परिवर्तन हुआ है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, परिवर्तन इसमें हुआ है, परिवर्तन इस अधिनियम में हुआ है, इस अधिनियम में हुआ है। ठीक है, अब क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी आप इतना ही समझे, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। अब आगे बात करेंगे कि किस प्रक्रिया से हुआ परिवर्तन। पहले तो ये, क्या वो प्रक्रिया संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी, इस पे भी चर्चा करते हैं। दूसरे पॉइंट पे हमने चर्चा कर ली कि सीएए के तहत किस में परिवर्तन हुआ, तो संविधान में नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ अधिनियम में। कौन से अधिनियम में? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। ध्यान दें, अब तक इसमें 9 परिवर्तन हो चुके हैं। नोट लगा के लिख लें, नोट। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 9 बार परिवर्तन हो चुका है। कितनी बार?
9 बार परिवर्तन हो चुका है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं CAA किस प्रक्रिया से हुआ। तीसरा पॉइंट ये उतारिए, तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, CAA 2019 किस प्रक्रिया से हुआ, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है उसकी प्रक्रिया क्या थी, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन किया गया, किसने उसमें परिवर्तन किया गया। तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि CAA 2019 जो हुआ है वो एक अधिनियम में परिवर्तन हुआ है। इसके तहत एक अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ, किस में परिवर्तन हुआ है, अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। और किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का जो नियम होता है, परिवर्तन किया गया है, किसके द्वारा किया गया। बात करते हैं अधिनियम में परिवर्तन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में परिवर्तन किया गया। किसके द्वारा, तो ये आप जानते हैं, ये परिवर्तन हुआ है संसद के द्वारा। संसद के द्वारा हुआ। संसद में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, और उसके बाद राष्ट्रपति। यही हुआ। पहले यह अधिनियम लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर की। मैं भी तारीख जहां तक मुझे याद है, हालांकि पूछी नहीं जाएगी, 9 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019 जो तारीखें थी, संविधान सभा की बैठक हुई थी, याद हो तो पहली बैठक 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को इसमें हुआ। और इसके संबंध में अगर अपने बात करें तो लोकसभा में इसके पक्ष में वोटिंग होगी 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को राज्यसभा में इसके पक्ष में वोटिंग होगी। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए और यह विधेयक जो है वो अधिनियम बन गया। और लोकसभा में साधारण बहुमत, इसको पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए था, ध्यान देना, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से पारित हुआ, बहुमत से CAA 2019 किया गया। यानी कि संविधान में अधिनियम में जो परिवर्तन किया गया वो साधारण बहुमत से किया गया। ये ध्यान दे लेना ना, ये एक प्रश्न बन सकता है कि CAA 2019 किस प्रकार के बहुमत से किया गया, तो ये साधारण बहुमत से किया गया। मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा में इसके पक्ष में 311 वोट पड़े थे, लोकसभा में इसके पक्ष में 311 वोट पड़े थे, और राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 वोट पड़े थे, 125 वोट पड़े थे। मे भी 99 वोट इसके विपक्ष में पड़े थे राज्यसभा में, और लोकसभा में इसके विपक्ष में पड़े थे 80 वोट, 80 वोट इसके विपक्ष में, और राज्यसभा में 99 वोट इसके विपक्ष में। 311 पक्ष में पड़े तो आराम से साधारण बहुमत हो गया था, पारित हो गया। 125 इसके पक्ष में पड़े तो आराम से साधारण बहुमत हो गया, पारित हो गया। तो ये बात होगी कि CAA 2019 किस प्रक्रिया से हुआ, तो ये साधारण बहुमत की प्रक्रिया से हुआ। साधारण बहुमत क्यों हुआ, क्योंकि ये संविधान में परिवर्तन नहीं था। संविधान में भी साधारण बहुमत से परिवर्तन हो सकते हैं, हालांकि ध्यान देना इसके तहत संविधान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, परिवर्तन हुआ है एक अधिनियम में, और अधिनियम के एक भाग में देशीयकरण से प्राप्त होने वाली नागरिकता के पॉइंट में। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, संसद के द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया उस अधिनियम में, और अधिनियम में परिवर्तन हुआ, इसलिए हम ये कहते हैं कि साधारण बहुमत से परिवर्तन हुआ, है ना। वैसे आपको पता होगा कि संविधान में परिवर्तन करने के जो रूल हैं, जो तरीका है, वो क्या है, एक तो साधारण बहुमत से संविधान में परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन माना नहीं जाता। दूसरा विशेष बहुमत होता है, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति वाला सिस्टम होता है। ठीक है, तो आधे राज्य, ध्यान रखना, वहां आधे से एक अधिक नहीं है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट हमारा, CAA 2019 किस प्रक्रिया से हुआ, साधारण बहुमत की प्रक्रिया से। अब बात करते हैं CAA 2019 के मुख्य प्रावधान क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि क्या हुआ, क्या है, क्या चेंजिंग हुई है, पहले क्या था और अब क्या है। अब ये बात करते हैं, चौथा पॉइंट हमारा CAA 2019 के मुख्य प्रावधान, ये पॉइंट। अब पहले इसमें मैंने आपको बताया कि हम पहले ये पढ़ेंगे कि पूर्व में क्या था, पहले इसमें क्या था और अब क्या परिवर्तन हुआ है।
अब क्या परिवर्तन हुआ है? देखो, मूल रूप से इसमें जो परिवर्तन किया गया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण से नागरिकता, देशीयकरण से नागरिकता का प्रावधान, देशीयकरण से नागरिकता का प्रावधान था। मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे पिछले वीडियो में कि देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्या था इसमें? इसके तहत, किसके तहत? देशीयकरण के तहत। इसके तहत लगातार एक वर्ष व पिछले 14 वर्षों में 11 वर्षों तक, बीच बीच में चला जाए, बीच बीच में आ जाए, 14 वर्षों में 11 वर्षों तक भारत में रहने पर, भारत में निवास करने वाले को, भारत में निवास करने वाले को देशीयकरण से नागरिकता दी जा सकती है। निवास करने वाले किसी भी देश के, यहां ये लेना, निवास करने वाले किसी भी देश के व्यक्ति को, यहां ये ध्यान देना, किसी भी देश के व्यक्ति को देशीयकरण से भारतीय नागरिकता दी जा सकती थी। भारतीय नागरिकता दी जा सकती थी, ये रूल था। अब देखो परिवर्तन कहां हुआ है। अब क्या कर दिया गया है? अब मूल रूप से 2-3 परिवर्तन हुए हैं, 3 परिवर्तन मूल रूप से हुए। 1955 में देशीयकरण से जो नागरिकता मिलने का प्रावधान था वो ये कहता था कि आप 1 वर्ष तक तो लगातार रहो और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक यदि आप भारत में रहे हो, आप किसी भी देश के नागरिक क्यों ना हो, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो, इन नियमों को। अब क्या कर दिया गया? कहां परिवर्तन हुआ? पहले यह कहता था कि लगातार 1 वर्ष और पिछले 14 वर्ष। यहां क्या किया गया? यहां कुछ 3 चीजों में मूल परिवर्तन कर दिए। पहले तो यह था किसी भी देश के व्यक्ति को, अब यहां ये रूल तो है ही है, लेकिन 3 देशों के लिए एक स्पेशल रूल बना दिया गया। क्या किया गया? अब इसमें एक चीज और जोड़ दी गई कि परंतु क्या होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के व्यक्ति या वहां के नागरिक, ठीक है, और हिंदू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, मुस्लिम छोड़ दिया, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 समुदाय, 3 देश 6 समुदाय के व्यक्ति, पारसी वर्ग के व्यक्ति यदि 5 वर्ष तक, यदि 1 वर्ष लगातार, 1 वर्ष लगातार व 5 वर्ष तक, कोई भी पिछले सालों में, कितने भी सालों में, पिछले कितने भी सालों में 5 वर्ष तक
भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये मूल रूप से परिवर्तन हुआ। देखो क्या हुआ, ध्यान दें, ये बदला नहीं है, ये तो है ही है, लेकिन इनमें से कुछ स्पेशल ले लिया गया कि बाकी देशों के कोई भी व्यक्ति है उनके लिए रूल नहीं है। ये CAA 2019 में ये लिख दिया गया, ये क्या परिवर्तन कर दिया गया कि यदि कोई पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से यदि कोई हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, 3 देशों के ये 6 समुदाय लोगों को स्पेसिफिक कर दिया गया, इनको विशेष छूट दे देगी कि इन 3 देशों के ये 6 समुदाय के लोग यदि भारत में 1 वर्ष लगातार रह जाते हैं और 5 वर्षों तक अगर भारत में निवास करें, पिछले टाइम में से 5 वर्षों की प्रावधान कर दिया। ध्यान देना, 6 वर्षों का प्रावधान नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत से वीडियोस में गलत बताया गया है। 5 वर्षों का रूल है ये। 5 वर्ष तक यदि वो भारत में रह लेते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका थोड़ा सा अपने इसको विश्लेषण करते हैं, अपने देखते हैं। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, केवल 3 ही देशों के लोग, हिंदू, सिख, इन 3 देशों से आने वाले, इन 3 देशों के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये यदि 1 वर्ष लगातार, 5 वर्ष तक और 1 वर्ष लगातार और पिछले कुछ कितने भी सालों में 5 वर्ष तक यदि भारत में रहे हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि श्रीलंका का कोई व्यक्ति है, चाहे श्रीलंका का हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे मुस्लिमों के लिए तो है ही नहीं, श्रीलंका का कोई व्यक्ति है, यानी कि देश, देखो, यानी कि अगर अपने बात करें यहाँ पे मूल रूप से जो भेदभाव हुआ है, किसको लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है? भेदभाव हुआ है। भेदभाव किस आधार पर? नंबर 1, देश के आधार पर। यानी कि ये केवल 3 ही देशों के लोग, क्यों 3 ही देशों के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, केवल 3 देशों, एक तो देश के आधार पर विशेष कर दिया गया। क्यों? इसके पक्ष में तर्क आएंगे अभी। केवल 3 ही देशों के लोग और 6 समुदाय के आधार पर या वर्ग के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव की बात करें, देश के आधार पर तो ये हुआ कि केवल 3 ही देशों के लोगों को लिया गया, बाकी देशों के लोगों पर यह रूल लागू नहीं होता, ऊपर वाला रूल लागू होता है, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही है, वो पड़ा रहेगा। दूसरा, वर्ग विशेष के लिए बात करें अपने, तो वर्ग विशेष के लिए यानी कि 6 ही वर्गों को लिया गया, एक वर्ग को छोड़ दिया गया, मुस्लिम वर्ग को यहां पर शामिल नहीं किया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों के लिए यह रूल लागू नहीं होगा कि वो 5 साल भारत में रहें और भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उनके लिए कौन सा रूल रहेगा? ऊपर वाला। उन्हें 11 वर्ष तक और 1 वर्ष ये, इस प्रकार से 12 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, तब उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। ऊपर वाला रूल लागू है, ऐसा नहीं है कि उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। इन 3 देशों के और इन 6 समुदाय के लोगों को छोड़ करके अन्य जो भी हैं उनके लिए ऊपर वाला रूल रहेगा। अब बात आती है देश के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इस प्रकार से भेदभाव किया गया। ध्यान देना, उन मुस्लिम वर्ग के साथ भेदभाव नहीं है जो भारत में रह रहे हैं, ये तो उन लोगों के लिए जो भारत से, बाहर से भारत आने वाले लोग हैं। ठीक है, अब यहां पर ये बवाल मचा हुआ है कि भारत जब खुद को एक सेक्युलर कंट्री घोषित कर रहा है, जब भारत खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलता है, तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क हम आगे देखेंगे। अभी तो मैंने आपको पॉइंट सिर्फ यही बताया है कि CAA 2019 के मुख्य प्रावधान क्या थे, परिवर्तन क्या हुआ है। तो ध्यान दें, पहले ये था लगातार 1 वर्ष और 14 वर्षों में से 11 वर्ष, यानी कुल 12 वर्ष तक भारत में रहने पर प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक वर्ग के नागरिक को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब 3 स्पेशल देशों के 6 स्पेशल समुदाय के लोगों को 5 वर्ष तक भारत में रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ये प्रावधान कर दिया गया है। यानी देश के आधार पर विभेदीकरण हो गया है, वर्ग के आधार पर विभेदीकरण हो गया है, और इसके पक्ष में सरकार का क्या कहना है, विपक्ष के लोगों को क्या कहना है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमारा पॉइंट यही था, चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं 5वें बिंदु पर कि किस किस क्षेत्र में लागू नहीं हुआ। ये बात लागू होती है पूरे भारत में। ध्यान देना, अब ये जो नियम है इसमें भी कुछ स्पेसिफिक और बातें हैं, अभी ये उतारिए आप, इसके बाद आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट पे। 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, ये मैं मिटा देता हूं। 5वां पॉइंट है कहां कहां लागू नहीं हुआ। ये मूल रूप से पूर्वोत्तर भारत में लागू नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, उसका क्या रीजन है? क्या ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ? आप विचार करके बता सकते हैं क्या CAA जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता? क्या होता है? क्योंकि इससे पहले ही हमने जम्मू कश्मीर को तो अपना हिस्सा बना ही लिया, अलग राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया जम्मू कश्मीर का।
तो जम्मू कश्मीर में तो लागू होता है। विशेष राज्य के दर्जों में जो रह गए हैं उनके बारे में अलग बात है। हमारा अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, कहां कहां लागू नहीं, और साथ में बात करेंगे कहां कहां लागू नहीं और क्यों, रीजन क्या है, वहां क्यों नहीं लागू। ठीक है, तो मूल रूप से यह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं है। मूलतः पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य कौन से, भारत के अंदर हम बात करें अगर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में अगर बात करें अपनी, तो सबसे पहले यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे की साइड एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड के नीचे की साइड एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर या मिजोरम, उसके बाद है मिजोरम। फिर इधर राज्य रह जाता है एक त्रिपुरा। त्रिपुरा। इस साइड एक राज्य है जिसका नाम है, त्रिपुरा के बाद आता है यू इधर से और इधर से दोनों तरफ से सीमा बनाने वाला असम। असम के इस तरफ यहां ये राज्य रह जाता है मेघालय। मेघालय। ये जो राज्य हैं ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। ये 7 प्रमुख राज्य हैं। इन राज्यों में यह CAA लागू नहीं होता। यानी कौन सी बात लागू नहीं होती, ये बात इन राज्यों में लागू नहीं होती कि कोई भी इन 3 देशों का व्यक्ति, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों का 6 समुदाय के लोग यहां आकर के 5 साल रहे और उन्हें यहां के साथ साथ भारत की नागरिकता मिल जाए। यानी कि उन्हें जो 3 देशों के लोग मैंने आपको बताए, इधर अफगानिस्तान के, इधर पाकिस्तान के और इधर ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के, इन 3 देशों के जो 6 समुदायों के लोग हैं वो और तो पूरे भारत में कहीं भी आए और रहें और 5 साल तक यदि वो रह लिए तो उन्हें भारत की नागरिकता और उस राज्य के अंदर रहने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन ये बात इन 7 राज्यों पर लागू नहीं हो रही। इन 7 राज्यों में ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया या बांग्लादेश से कोई व्यक्ति असम में आया और असम आकर के वो 5 साल रहा और उसको बाद में भारत की नागरिकता मिल जाएगी या असम की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब आप कह रहे हो कि सर फिर ये 7 राज्य क्या स्पेशल हो गए भाई, जब पूरे भारत में एंट्री मिल रही है, पूरे भारत में उनको अनुमति मिल रही है, इन 7 राज्यों में क्यों नहीं मिल रही? तो देखो इसका एक कारण है। इसकी सबसे पहले मैं 3 इसके प्रमुख चीजें हैं जिनके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। नंबर 1 तो मैं इसकी स्पष्ट बात करूं तो इनकी विशेष भौगोलिक स्थिति, विशेष भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थिति, विशेष भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थिति है इनकी। ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से कुछ ऐसे पॉइंट बन गए कि इन 7 को अलग रखना पड़ रहा है। क्या क्या पॉइंट बने, इन 3 पॉइंटों पे अपने चर्चा करते हैं। हम 3 बातों पर यहां चर्चा करेंगे। एक मैं आपको बताऊंगा इसमें अनुसूची 6 के बारे में। संविधान में अनुसूचियों का उल्लेख है और जो अनुसूची 6 है वो इनको विशेष दर्जा दे रही है कुछ। एक हम बात करेंगे इनर लाइन परमिट के बारे में, इनर लाइन परमिट ये क्या है इस पे चर्चा करेंगे। एक हम बात करेंगे असम अकॉर्ड के बारे में, असम अकॉर्ड।
असम अकॉर्ड के बारे में, इनर लाइन परमिट के बारे में और अनुसूची 6 के बारे में, ये तीनों ने मिलकर के ये निर्धारित कर दिया कि सीएए यहां लागू नहीं हो सकता। क्या है ये तीनों चीजें, इस पे चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले वैसे अगर मैं बात करूं तो इनर लाइन परमिट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनर लाइन परमिट 1873 का है, 1873 का। असम अकॉर्ड इसकी बात करें तो 1985 का, और अनुसूची 6 संविधान में जो शामिल कर ली गई, ये लागू हो गई थी 26 जनवरी 1950 को। इन तीनों ने मिलकर के इन 7 राज्यों को विशेष दर्जा दिला दिया है। विशेष दर्जा दिलाने का कुछ रीजन है। भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थिति की बात करूं तो ये 7 राज्य इधर से बांग्लादेश के, इधर से म्यांमार के और मूल रूप से ऊपर से चीन के प्रभाव में है। और ज्यादातर बौद्ध धर्म के लोगों के निवास के कारण भारत को यह डर भी रहता है कि कहीं ये लोग नाराज होकर के चीन में शामिल ना हो जाए। कुछ है भय इस प्रकार का। एक तो भौगोलिक स्थिति के कारण, क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा जुड़े हुए हैं। अगर आपने भारत का मैप में देखा हो, इधर के जो 7 राज्य हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हम इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, यहाँ की जो संस्कृति है, क्योंकि ये हिमालय का क्षेत्र है और भौगोलिक स्थिति बहुत ही शानदार, यहाँ पर ये कह सकते हो कि आप वन जंगल बहुत ज्यादा है और आदिवासी लोग जो है वो बहुत ज्यादा निवास करते हैं इस क्षेत्र में। आदिवासियों की विशेष संस्कृति है और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई दूसरे क्षेत्र के लोग, चाहे वो इधर से हैं चाहे वो इधर से हैं, कहीं से भी वो दूसरे लोग यहाँ आकर के रहें और उनकी उस संस्कृति को खराब करें। उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई हिंदू उधर आकर के रह रहा है तो भी वो विरोध करते हैं, कोई मुस्लिम आकर के रह रहा है तो भी वो विरोध करते हैं। वो यहाँ पर दोनों को इक्वल मानते हैं। वो कहते हैं कि हम, हमारे क्षेत्र है, हमारे जंगल है, हम यहाँ अपने तरीके से रहेंगे, यहाँ पर कोई दखलंदाजी ना करे। भारत सरकार को भी कम से कम दखलंदाजी करने देते हैं। इस वजह से भारत सरकार ये नहीं चाहती थी कि इस क्षेत्र को भी छेड़ा जाए, ठीक। इस वजह से सीएए में स्पेशल प्रावधान किया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में ये जो सीएए है ये लागू नहीं होगा। और इसके लागू नहीं होने के 3 जो मुख्य कारण हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है अनुसूची 6 जो यहां लागू नहीं करने देती। संविधान में जो अनुसूची 6 है वो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देती है। 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देती है और ये बात लागू करवाती है। कौन कौन से 4 राज्य, इसको याद करने के, अनुसूची 6 में 4 राज्यों को विशेष दर्जा, विशेष दर्जा कौन कौन से? जैसे इसको याद करने का ट्रिक है, 4 राज्यों को एएमटीएम, एएमटीएम कौन कौन से हो गए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, यानी कि मैं आपको बताऊं, अब देखो ध्यान देना, जो राज्य अनुसूची 6 की वजह से सीएए कितने राज्यों में लागू नहीं हुआ? 4 राज्यों में। किसकी वजह से? अनुसूची 6 की वजह से। कौन कौन से 4 राज्य? असम कट गया, लागू नहीं होगा क्योंकि अनुसूची 6 इनको विशेष राज्य का दर्जा देती है और कहती है कि दूसरे भारत के दूसरे क्षेत्र से लोग वहां जाकर के वहां की नागरिकता नहीं लेंगे, वहां के लोगों के बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे, उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को बनाए रखा जाएगा, ठीक है। वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। 4 राज्यों को, असम में नहीं मिलेगी, मेघालय में, ये इधर मेघालय भी गया, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, ये त्रिपुरा भी गया। उसके बाद मिजोरम, और ये मिजोरम भी गया, मणिपुर से मिजोरम भी चला, ठीक है। तो ये जो 4 राज्य हैं वो इसकी वजह से यहां पर सीएए लागू इन 4 राज्यों में नहीं हो रहा। अब बात करते हैं इनर लाइन परमिट, ये क्या है? देखो, अनुसूची 6 में 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को बना करके रखना था और उस समय ये महत्वपूर्ण राज्य थे, इन्हें भारत में कैसे ना कैसे करके शामिल रखना था। ऐसा नहीं चाहते कि भारत सरकार उस समय कि इन्हें भारत से अलग कर दिया जाए, तो इनको किसी ना किसी प्रकार से ये कह सकते हो कि आप इनको संतुष्ट रखने के लिए हमने अनुसूची 6 का निर्माण किया। इन 4 राज्यों को कुछ विशेष जो है दर्जा दिया हमने। अब बात आती है कि इनर लाइन परमिट क्या है सर, और इसके तहत किसको संरक्षण दिया गया, किसको दर्जा दिया गया? इनर लाइन परमिट 1873 में ये अंग्रेजों द्वारा 3 राज्यों को विशेष दर्जा, 3 राज्यों को विशेष दर्जा
ये 1873 में अंग्रेजों के द्वारा 3 राज्यों को, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को, कौन कौन से राज्यों को? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को, AMN, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन 3 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया इनर लाइन परमिट के द्वारा 1873 के अंदर। और यह दर्जा देने का कारण यह था क्योंकि इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति विशेष थी और भारत के इधर से जो है वो बहुत से लोग इधर घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, बांग्लादेश से क्षेत्र से इधर से घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। तो इनके यहाँ विशेष मांग उठी कि हम थोड़े अनपढ़ क्षेत्र के लोग हैं, हम थोड़ा पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये जो लोग हैं यहाँ आकर के हमारे ऊपर हक जमाने का प्रयास करते हैं या कुछ भी, तो यहाँ पर रहने का प्रयास करते हैं। तब अंग्रेज सरकार के द्वारा 1873 में इन 3 राज्यों को, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इनको इनर लाइन परमिट का दर्जा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के वहां का स्थायी नागरिक नहीं बन सकता और वहां जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा, जिसको ILP के नाम से जाना जाता है। आप भी यदि कभी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम साइड में घूमने जाना चाहते हो तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा और स्पेशल आपको दिन दिखाने पड़ेंगे कि मैं यहाँ पर्यटक के रूप में आया हूँ, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इस प्रकार से यहाँ पर आए हम और हम इस वजह से यहाँ पर घूमना चाहते हैं या जो भी है। तो ये इनर लाइन परमिट 1873 की व्यवस्था है जो ये कहती है कि किसी भी देश के नागरिक को यहाँ आकर के स्थायी रूप से बस जाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो भारत ही क्यों ना, भारत का नागरिक वहां अन्य क्षेत्रों का, ये है तो युद्ध मूल रूप से तो ये भारत में ही है, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग अरुणाचल प्रदेश जाकर के, ये अरुणाचल प्रदेश क्रॉस हो गया, नागरिक नहीं बन सकते। मिजोरम पहले ही क्रॉस कर दिया था हमने, ठीक है। और नागालैंड इनर लाइन परमिट की वजह से क्रॉस हो गया। तो ये लगभग एक मणिपुर को छोड़ करके लगभग जो राज्य हैं वो क्रॉस हो गए, जिसकी वजह से CAA यहां लागू नहीं हो सकता क्योंकि CAA भारत की नागरिकता देता है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं, अनुसूची 6 की व्यवस्था, इनर लाइन परमिट की व्यवस्था और असम अकॉर्ड की व्यवस्था, ये इन क्षेत्रों में नागरिकता देने नहीं दे रही, ये रोक रही है। समझ रहे हैं आप? अब हम बात करते हैं कि असम अकॉर्ड क्या है 1985 की, ये कब लागू हुआ और क्यों लागू हुआ, असम अकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, आपको अच्छे से पता होगा कि 1971 में असम अकॉर्ड कैसे गठित हुई। 1971 में युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, भारत वर्सेस पाकिस्तान युद्ध होता है। कारण क्या था? इधर ये जो बांग्लादेश है, ये जो बांग्लादेश है, कोई टाइम था जब ये बांग्लादेश ना होकर के ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था, इधर ये पाकिस्तान और ये भी पाकिस्तान। 1947 से लेकर के 1971 तक, 1947 से 1971 तक ये पाकिस्तान था। फिर इन दोनों क्षेत्रों के अंदर भेदभाव हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया इन दोनों में, और यहाँ के लोगों ने उधर के पाकिस्तान के विरुद्ध आंदोलन कर दिया और खुद को एक अलग देश बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें भारत ने, उस समय इंदिरा गांधी का काल था, भारत ने इसकी सहायता की। इस बांग्लादेश जो बाद में बना, पहले पाकिस्तान था, इनकी सहायता की और इसे एक नया स्वतंत्र देश घोषित करवा दिया 1971 में। कौन सा? बांग्लादेश के नाम से इसे घोषित करवा दिया। अब जब यहाँ युद्ध हो रहा था तो आपको अच्छे से पता है, हम भी बहुत बार जब इस प्रकार का कोई महामारी या फिर किसी भी प्रकार की कोई बड़ा युद्ध की जब द्वंद झेलते हैं, जब इस प्रकार का कोई दंश झेलते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम पलायन की स्थिति अपनाते हैं, लोग छोड़ करके चले जाते हैं उस जगह को जहां पर युद्ध हो रहा है। तो बहुत से लोग 1971 में क्या हुआ, लगभग 10 लाख से अधिक की जनसंख्या बांग्लादेश से निकल करके असम के क्षेत्र में आने लगी। असम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आकर के घुसपैठ कर ली उन्होंने, वैध रूप से जैसे भी है वो वहां से निकल पड़े और यहाँ आए। अब जब 1971 में एक बार तो युद्ध का माहौल चल रहा था तो उस समय ज्यादा कोई बवाल नहीं मचा, लेकिन धीरे धीरे जब आगे जाकर के ये पता लगा कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग बांग्लादेश से घुसपैठ करके असम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आ चुके हैं, तो मूल रूप से असम में आंदोलन शुरू हो गया 1978 में। 1978 में बांग्लादेशी घुसपैठियों
के खिलाफ आंदोलन, के खिलाफ आंदोलन। तो ये आंदोलन शुरू हो जाता है 1978 में। और बांग्लादेशी घुसपैठी क्यों आए? भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से बहुत से हिंदू ज्यादातर इधर बांग्लादेश को छोड़ करके इधर आना शुरू हो गए। तो ये जब घुसपैठियों ने यहाँ पर आए और यहाँ से जब इनका तालमेल नहीं बैठा तो बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हो गया 1978 में। और इसको लेकर के, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए 1983 में, समाप्त करने के लिए क्या कह सकता हूं मैं, 1983 के अंदर हिंसात्मक आंदोलन हो गया। आंदोलन ने हिंसा पकड़ ली और फिर इस चीज को समाप्त करने के लिए असम अकॉर्ड का गठन किया गया 1985 में। इसका गठन किया गया, असम अकॉर्ड का गठन किया गया 1985 में, जिसमें असम के कुछ विशेष क्षेत्रों को विशेष दर्जा देते हुए ये कहा गया, क्या कहा गया इसके अंदर, हालांकि ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। असम अकॉर्ड में 1985 में ये कहा गया कि जितने भी लोग, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, जो 1971 के बाद असम में आकर के बसे हैं, उन्हें असम की नागरिकता नहीं दी जाएगी। वो असम के नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग आ चुके थे, भारत सरकार इस बात का प्लान कर रही थी कि 1971 के बाद युद्ध हुआ, 1971 में जो युद्ध हुआ उसके बाद बहुत से लोग जो बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आ गए हैं, पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आ गए, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाए। तो असम के लोगों ने इसका विरोध किया कि आप भारत की नागरिकता अन्य राज्यों में देनी है तो दे दीजिए, असम के यहाँ पर हम असम राज्य में किसी को भी ठहरने नहीं देंगे, ठीक है। और असम के जो आदिवासी वर्ग के लोग थे उन्होंने उग्र आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। तब असम अकॉर्ड का गठन किया गया और एक समझौता हुआ एक प्रकार से, और ये कहा गया कि 1971 के बाद यदि कोई आया है तो हम भारत की नागरिकता नहीं देंगे, असम में उनको नागरिकता नहीं देंगे, असम में रहने नहीं देंगे। इसे असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद आंदोलन रुका, ठीक है। तो यहाँ जरूर ये नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन हुआ, असम में मुसलमान है चाहे हिंदू है चाहे कोई है, हम असम में नहीं घुसने देंगे, मूल रूप से ये बात थी कि इस प्रकार क्या लेकर के ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ये जो CAA है वो कहां लागू नहीं हो रहा, वो पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं हो रहा। अनुसूची 6 के कारण तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू नहीं हो रहा। इनर लाइन परमिट के कारण अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू नहीं हो रहा। असम अकॉर्ड के कारण भी असम के विशेष क्षेत्रों में कुछ है जिसकी वजह से ये लागू नहीं हो रहा। अब बात एक रह गया मणिपुर, तो क्या मणिपुर में ये लागू हो सकता है? तो मणिपुर के लिए एक विशेष लाइन लिख दी गई है उसके अंदर, जो भी CAA 2019 है। गृह मंत्री अमित शाह इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि इस बात को लेकर के विरोध होगा और असम में पूर्ण रूप से विरोध होगा और पूर्वोत्तर भारत में विरोध होगा। इसलिए अमित शाह जी ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष रूप से उल्लेखित कर दिया उसमें कि ये जो नया परिवर्तन हम कर रहे हैं, जो 5 साल में ही भारत की नागरिकता हम जो दे रहे हैं 6 समुदायों को, वो पूर्वोत्तर भारत में लागू नहीं होगा। और मणिपुर के लिए विशेष रूप से लिख दिया कि मणिपुर में भी ये लागू नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें, पूर्वोत्तर भारत में लागू नहीं होगा। किन 3 कारणों से? अनुसूची 6 के कारणों से, इनर लाइन परमिट के कारण से और असम अकॉर्ड के कारण से, ठीक है। इनर लाइन परमिट अंग्रेजों ने दे दी थी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति के कारण, और असम अकॉर्ड का गठन किया गया 1971 के युद्ध के बाद भारत में आए बांग्लादेशी घुसपैठियों या शरणार्थियों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, ये 5वां पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं विवाद क्यों है, क्यों विवाद हो रहा है और ये कितना संवैधानिक है, असंवैधानिक है, इस पर चर्चा करते हैं। इसको उतारना है, उतार लीजिए आप, उसके बाद आगे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। एक बात और ध्यान रखें, इस ILP के तहत पहले 3 राज्य थे और इस CAA के द्वारा क्या कर दिया गया है, अब ILP के तहत 4 राज्य कर दिए। जो मैं बात कर रहा था मणिपुर पे, अभी तक बात नहीं आई थी ना, 7 राज्यों में मणिपुर पे, तो मणिपुर भी अब ILP के तहत लागू हो गया। AMNM यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये हो गए ILP में। और AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हो गए 6th शेड्यूल में यानी अनुसूची 6 में, ठीक है। तो ये 7 राज्य जो हैं वो इस प्रकार से अलग हो गए CAA के नियमों से। तो ये हुआ भी यहां पर लागू नहीं होते, और क्यों नहीं होते इस पर हमारी चर्चा हो गई है। 2 प्रश्न हैं। मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है, मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो ILP के तहत भी आता है और अनुसूची 6 में भी आता है, ठीक है। और मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसे अभी 2019 में ILP के तहत शामिल कर लिया गया है, इनर लाइन परमिट के तहत शामिल कर लिया गया है। हालांकि नागालैंड का एक जगह है जो अभी भी ILP के तहत नहीं है,
नागालैंड के अंदर है वो, क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र है काफी बड़ा, तो औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते उसे आईएलपी में नहीं लिया गया है। तो ये हमारी चर्चा हुई 5वें पॉइंट पर सीए को लेकर के। अब छठा पॉइंट, विवाद। विवाद क्या है, विवाद पर चर्चा करते हैं। तीन बातें करता हूं मैं विवाद में। विवाद सबसे पहले संवैधानिकता का विवाद। संवैधानिकता का विवाद है कि ये जो CAA 2019 है, क्या ये संवैधानिक है या नहीं है, नंबर एक। दूसरा विवाद है मूल रूप से मुस्लिम वर्ग का विवाद, मुस्लिम वर्ग में विवाद। और तीसरा विवाद है पूर्वोत्तर के राज्यों का विवाद, पूर्वोत्तर राज्यों में विवाद। ठीक है, सबसे पहले संवैधानिकता के विवाद में हम बात करते हैं कि CAA 2019 जो किया गया, उसकी जो प्रक्रिया अपनाई गई, क्या वो संवैधानिक थी या नहीं थी। सबसे पहले संवैधानिकता के विवाद में प्रक्रिया पर विवाद। मैं यहां सिर्फ बोल करके बताऊंगा, आप अपने शब्दों में लिख लीजिए इसको। प्रक्रिया यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है, क्या उस प्रक्रिया के तहत ही ये चीज लागू की गई। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि बिल्कुल जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के नियमों में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद ने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए और उसी साधारण बहुमत के तहत जो है वो इसमें परिवर्तन किया है। तो प्रक्रिया पूर्णतः संवैधानिक रही है, प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः संवैधानिक मानी गई है। ठीक है, उसके पश्चात बात करें, ये कहा गया कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, यस और नो, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अब यहां देखो बात करते हैं हम, अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अब मैं यहां पर सिर्फ आपको यस और नो बताता हूं, यस या नो। सरकार का तर्क क्या है और विपक्षियों का तर्क क्या है, उस पर भी बात करेंगे। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, अनुच्छेद 14 एक मौलिक अधिकार है हमारा। मैं आपको बता दूं संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उनमें से आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है, वो हमें इक्वलिटी का राइट देता है, हमें समानता का अधिकार देता है। और ये जो समानता का अधिकार है, इसमें क्या लिखा गया है अनुच्छेद 14 में, यहाँ पर दो प्रकार की समानताओं के अधिकार दिए गए। यहाँ ये कहा गया कि भारत में निवास करने वाले लोगों के लिए विधि का समान संरक्षण है, विधि की समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दो अवधारणाएं हैं यहाँ पर। तो लोगों का क्या कहना है, जो विरोधी है वो ये कहते हैं कि आपने CAA लागू जो किया है, आपने इसमें मुस्लिम वर्ग को अलग छोड़ दिया। मुस्लिम वर्ग के लिए वो प्रावधान नहीं है जो कि हिंदू वर्ग के लिए, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सिखों के लिए आपने प्रावधान किए गए, वो मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं है। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, आप धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, ठीक है। और अनुच्छेद 14 जो आपका ये है, वो ये कहता है, आपका जो मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया, वो ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण देता है। कानून सभी के लिए समान है, आप ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते जिससे कानून अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग हो जाए, ऐसा कहा गया विरोधियों के द्वारा। जबकि इसके पक्ष में तर्क ये दिया गया सरकार के द्वारा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया, सुनिए आप, अनुच्छेद 14 में लिखा गया कि कानून का समान संरक्षण, और कानून के समान संरक्षण का क्या तात्पर्य होता है कि अलग अलग वर्ग के लिए कानून अलग अलग हो सकता है। कानून का समान संरक्षण तो ये कहता है, जैसे कि एक सरकार क्या कर सकती है, वर्ग निर्धारण कर सकती है कानून निर्माण के लिए। जैसे कि अवयस्क बच्चे जो होते हैं उनके लिए अलग कानून है, अवयस्क जो हैं, जो वयस्क नहीं हो, 18 से कम है, उनके लिए अलग कानून है, 18 से ऊपर वालों के लिए अलग कानून है, बुजुर्गों के लिए कुछ अलग प्रकार के कानून है, ठीक है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में भी बात करें, वहां भी उन पर बहुत से कानून ऐसे जो लागू नहीं होते। तो वर्ग निर्धारण करने की शक्ति जो है वो सरकार को है, और हम इस प्रकार से वर्ग निर्धारण करके क्या कर सकते हैं, वर्ग निर्धारण कर से हम जो है भेदभाव कर सकते हैं, वर्ग निर्धारण करके हम यह नियम लागू कर सकते हैं। तो सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।
ठीक है। और तार्किकता के आधार पर यदि देखा भी जाए तो बिल्कुल यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन आप इसे नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 14 सरकार को वर्ग निर्धारण की अनुमति देता है। तो इस आधार पर सरकार ने क्या कर लिया, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर के हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी इन 6 वर्गों के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग कानून निर्धारण कर दिया। हालांकि ध्यान देना कि ये भारत में रह रहे लोगों के लिए तो है ही नहीं, ये कानून ये सीए किस पर लागू हो रहा है, उन लोगों पर लागू हो रहा है जो दूसरे देश से आए। तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, इस प्रकार से सरकार का तर्क है, जबकि विपक्षी अभी भी इस बात को नहीं मानते हैं कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अब बात करते हैं आगे अनुच्छेद 15 की। क्या ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है? 2 प्रकार के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन, यस या नो? यस या नो? यहां हमें 2 बातें जाननी होगी। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सबसे पहले अनुच्छेद 15 ये कहता है कि अनुच्छेद 15 के तहत राज्य या किसी व्यक्ति को, राज्य या किसी भी भारतीय नागरिक या किसी व्यक्ति को किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, यहां ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, राज्य या व्यक्ति को किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। जाति के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, और इस प्रकार से भेदभाव करने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 15 के तहत यह कहा गया। तो अब लोग ये कहते हैं, विपक्षी ये कहते हैं, हमारे सरदुल जी बैठे ये कहते हैं कि ये तो भेदभाव हो गया ना इस प्रकार से। तो आप कह रहे हो कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, और ये अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है, ये मौलिक अधिकार है हमारा, और आप मुसलमानों को अलग छोड़ रहे हो, बाकियों के लिए ये नियम बना रहे हो, 3 देशों को तो आप संरक्षण दे रहे हो, 3 देशों से आए हुए लोगों को, तो बाकियों को आप संरक्षण नहीं दे रहे, तो ये तो आप भेदभाव कर रहे हो ना, ये भेदभाव हो गया ना। तब इसके पक्ष में सरकार का तर्क क्या है? सरकार कहती है कि आपसे थोड़ी मिस्टेक हुई है सरदुल जी, आप थोड़ा ढंग से समझें। क्या मिस्टेक हुई है कि ये अनुच्छेद 15 ये कहता है कि नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिक का तात्पर्य क्या होगा? जिसके पास पहले से भारतीय नागरिकता है। तो भारत में रह रहे मुसलमानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, भारत में रहने वाले मुसलमानों पर ये कोई लागू नहीं होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा उन पर। फर्क ये जो किया गया, ये भेदभाव किस पर किया गया? विदेश, दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर, जबकि वो भारतीय नागरिक तो है ही नहीं। अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो भारतीय नागरिक थोड़ी हैं, उन्हें तो बाद में नागरिकता मिलेगी, वो किसको मिले या किसको ना मिले इस पे मौलिक अधिकार कार्य नहीं करेगा। तो ये सरकार का तर्क है। सरकार ये कहती है कि अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि सभी वर्ग के लोगों के लिए, व्यक्ति बाहर के लोगों के लिए। तो इस तरह से सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन भी नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी ये संवैधानिकता इसकी सिद्ध होती है, 14 का उल्लंघन भी नहीं है, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन भी नहीं है। सरकार का ये इस प्रकार का तर्क है। मैं निष्पक्ष होकर के बात करना चाह रहा हूं, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझें। अब बात आती है मुस्लिम वर्ग में विवाद क्या है। मुस्लिम वर्ग में विवाद क्या है? तो आप जो नियम इसमें दिए गए हैं उससे आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मुस्लिम वर्ग क्या कह रहे हैं? मुस्लिम वर्ग ये कह रहा है कि ये आपने अनुच्छेद 14 के तहत इसका भेदभाव कर रहे हो, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। मुसलमानों के लिए क्यों नहीं किया आपने ये? कि ऐसा जो थोड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर या आप बांग्लादेश के 3 देशों के जो लोग ले रहे हो, आप उनको भारत में संरक्षण दे रहे हो, उनको 5 साल में आप भारत की नागरिकता दे रहे हो। फिर मुसलमानों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उनको भारत की नागरिकता नहीं दे रहे? हो सकता है कि मुसलमान भी पाकिस्तान में पीड़ित हो सकता है कि बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में या विश्व के अन्य देशों में मुसलमान भी पीड़ित है। जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर सिर्फ हिंदुओं को या मुसलमानों को छोड़ करके अन्य वर्गों को संरक्षण देने का क्या तात्पर्य है? अगर आप खुद को सेक्युलर बोल रहे हो, अगर आप खुद को धर्मनिरपेक्ष बोल रहे हैं, तो इन लोगों को संरक्षित क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ उन 6 वर्ग के समुदाय के लोगों को ही क्यों कर रहे हैं? सिर्फ 3 ही देशों के लोगों को क्यों कर रहे हैं? आप बाकियों को क्यों नहीं कर रहे? ये कुछ मुद्दा है मुसलमानों का, मुसलमान वर्ग के अंदर, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में विवाद, पूर्वोत्तर के राज्यों में विवाद मैंने आपको बता दिया था। पूर्वोत्तर राज्य के अंदर चाहे वो हिंदू कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटीज है, चाहे वहां के बौद्ध धर्म के लोग हैं, कोई भी हैं, वो सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध करने का जो मूल कारण है, उनको ये लग रहा है कि भारत दूसरे देशों से ऐसे लोगों को इकट्ठा करके लाएगा, हिंदुओं को, जैनियों को, बौद्धों को, पारसियों को, इन सभी को इकट्ठा करके लाएगा और हमारे इस पूर्वोत्तर के क्षेत्र में छोड़ देगा। हमारी भौगोलिकता, हमारी जो विशेष सांस्कृतिक स्थिति है उस पे जो है आघात होगा। इस बात का उन्हें डर है कि
कहीं हमारे एरिया में लाकर के उन्हें ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि और तो ज्यादा क्षेत्र है नहीं। और ये बात भी उनकी सही है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आ रहा है, बांग्लादेश से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसके तो नजदीक में क्षेत्र यही पड़ रहे हैं ना, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय यही पड़ रहे हैं, वो तो वहीं जाएगा। वो तमिलनाडु में जाकर तो बसने से रहा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु नीचे थोड़ी जाएगा इतना दक्षिण भारत में, तो ज्यादा खतरा उन्हें खुद की संस्कृति को महसूस हुआ। इसलिए मूल रूप से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विवाद हो रहा है। हालांकि इन्हें अलग कर लिया गया है, फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता है वहां पर, वो ये समझ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ की नागरिकता दिलाने का प्रयास करेगी। एक बार तो सरकार ने हमें एक बार मतलब कह सकते हैं कि गोली देकर के छोड़ दिए, बाद में वापस सरकार जो है यहाँ पर बसाने का प्रयास करेगी लोगों को। तो इस वजह से पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर विवाद हो रहा है। तो ये मूल रूप से 3 बातें की। विवाद पहले संवैधानिकता का विवाद था, संवैधानिकता में हमने प्रक्रिया, इसको पारित करने की प्रक्रिया में देखा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है या नहीं, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है या नहीं है, इस पे चर्चा की। मुस्लिम वर्ग में विवाद के बारे में बात की हमने, मुस्लिम वर्ग क्यों विवाद कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में विवाद की बात की हमने, पूर्वोत्तर राज्य में क्यों विवाद हो रहा है। अब देखते हैं इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है हमारा तर्क। इसके पश्चात मैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। अंतिम पॉइंट जो है इसके बाद तर्क। अब बात करते हैं इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क की। तर्क, तार्किकता किसी भी बिंदु के संबंध में होनी बहुत जरूरी है। हर बात को सहर्ष स्वीकार करने वाला मैं ये मानता हूं कि अस्तित्व ही नहीं है उसका। यदि आपके मन में किसी बात की कोई शंका है, यदि आपका मन ये कर रहा है कि मैं इसका विरोध करूं, ये गलत है, तो बिल्कुल आप विरोध की भाषा बोलिए। आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे किसी चीज के बारे में, उस गलत का विरोध करेंगे, तब आपको उसके बारे में यदि सही है तो सही पता लगेगा और गलत है तो गलत पता लगेगा। और आपकी खुद की मानसिकता होनी बहुत जरूरी है। हर किसी की मानसिकता को अपने ऊपर ना थोपे। तर्क की बात करते हैं, ठीक है। तर्क मैंने आपको बताया 2 प्रकार के हो सकते हैं। सीएए के संबंध में तर्क हैं। पहले हम बात करते हैं विपक्षियों की, विपक्ष में क्या है, फिर हम बात करते हैं पक्ष में तर्क क्या है। यहां हम सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। विपक्ष में तर्क ये है, पहला तर्क मैंने आपको बताया था कि यह संवैधानिक नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है। वही बात जो हमने पहले पढ़ी थी, संवैधानिक नहीं, ठीक है। दूसरा तर्क, मुस्लिम वर्ग के साथ भेदभाव, मुस्लिम वर्ग के साथ भेदभाव किया गया इसमें। तीसरा तर्क, केवल 3 ही देश क्यों, केवल 3 देश ही क्यों, 3 ही देश क्यों। नंबर 4, चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनका क्या होगा। हिंदू और ये तो धर्ममान को मानने वाले तो वो तो ठीक है, नास्तिक का क्या। बांग्लादेश में नास्तिकों के विरोध भी हुआ था, नास्तिकों के खिलाफ भी। उनका क्या किया जाए, उनके लिए क्यों नहीं कर रही सरकार, ठीक है। ये कुछ विपक्ष के तर्क हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर जाऊं तो संवैधानिक नहीं है, तो मूल रूप से अगर भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए, संविधान की भावना की दृष्टि से देखा जाए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया और सेक्युलर कंट्रीज होने के नाते ये जो परिवर्तन किया गया है, विपक्षियों का ऐसा मानना है कि सेक्युलर कंट्री होने के नाते ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, अकेले मुस्लिम वर्ग को क्यों छोड़ा गया, क्यों नहीं लिए गए उनको साथ में। अगर उनके साथ भी अगर वहां भेदभाव हो रहा है, इस बात का कोई सबूत है उनके पास, तो क्यों उनको भी क्यों नहीं संरक्षण दिया गया। मुस्लिम वर्ग के लोगों का मूल रूप से ये कहना है। 3 ही देश क्यों, क्या हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी कोई दूसरे देशों में नहीं रहते क्या उनके साथ वहां भेदभाव नहीं होता। ये 3 ही देश क्यों लिए हैं, बाकियों को क्यों नहीं लिया गया। चौथा, नास्तिक जो लोग हैं, चलो आपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ले लिया, लेकिन इन 3 देशों में जो नास्तिक लोग रह रहे हैं और तिब्बत के क्षेत्र में खास तौर से जो बौद्ध धर्म के लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ, वो जो हैं उनका क्या होगा, उनके लिए क्यों नहीं किया आपने। यदि आप इतना ही अगर आप ये सोच रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके मन में है, इतना ही आप सोच रहे हैं कि आप पूरी धरती का उद्धार करना चाह रहे हैं, आप भेदभाव मिटाना चाह रहे हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं लिया, उनके लिए भी करो, ठीक है। खासतौर से जो श्रीलंका के अंदर तिब्बती रह रहे हैं, श्रीलंका के अंदर जो तमिल रह रहे हैं, उनके साथ भी भेदभाव बहुत हुआ था, ठीक है। तो उनके लिए क्यों नहीं प्रावधान किए गए। ये विपक्ष के तर्क हैं। अब बात करते हैं पक्ष के अंदर। पक्ष की बात करें
सबसे पहला जो संवैधानिकता का तर्क था, इसको मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया से इसे बनाया गया था। अब आप ये मत कहना कि सर आप एक तरफ तो हमें ये प्रेरित कर रहे हो, मैं प्रेरित नहीं कर रहा, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तविकता है क्या। ठीक है, मेरा तर्क क्या है, मेरा मानना क्या है, आप अपनी मानसिकता के आधार पर इसे सेट कीजिए। तो पहले तो ये था विपक्ष की बातें कर लिए, पक्ष की बात करें, संवैधानिकता की मेरी बात हुई थी। संवैधानिकता मैंने बताया कि बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया से इसे लागू किया गया। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कदापि नहीं है, ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कदापि नहीं। तो संवैधानिकता के पक्ष में सरकार ने जो तर्क दिए थे वो मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। अब मुस्लिम वर्ग के साथ भेदभाव क्यों, इसके पक्ष में सरकार का क्या कहना है। अमित शाह जी का बयान आपने सुना होगा, तो इसके पक्ष में सरकार का यह कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश की यदि आप बात करो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1950 में जब जनगणना हुई थी उस समय वहां पर जितने प्रतिशत हिंदू आबादी थी उसका 10% से भी ज्यादा कम हो चुकी है हिंदू आबादी। कहां 12% के नजदीक हिंदू आबादी थी और कहां अब 1.5% ही हिंदू आबादी पाकिस्तान में रह गई है। तो वो कहां गए, उनका क्या हुआ, उनके परिवार का क्या हुआ, कोई अता पता नहीं है। ऐसा ही बांग्लादेश में है, हिंदू आबादी लगातार गिर गई है, बहुत कम हो गई है। तो वो कहां जा रहे हैं, क्या वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या वो दबाव में है, क्या उन्हें मार दिया गया, उनके साथ क्या किया गया, इसका कोई हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तो मूल रूप से ये जो कमी आ रही है वो हिंदुओं में ही आ रही है, इन 3 देशों के अंदर स्पष्ट रूप से। और अफगानिस्तान के अंदर सिखों का जो विरोध हो रहा है मूल रूप से, तो ये जो विरोध हो रहा है ये सिर्फ इन्हीं वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है, मुस्लिम वर्ग के साथ ऐसा हो ही नहीं रहा वहां पे। तो जब उनको कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे, तो हम उनको वहां से क्यों लेकर के, दिक्कत ही जब वहां पर हिंदू सिखों को इस प्रकार से दिक्कत ही उन देशों में, इन देशों में उनको ही है, तो हम मूल रूप से उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। और 3 देशों को हमने मुस्लिम वर्ग के लिए हमने इस वजह से भेदभाव किया, और भारत में रहने वाले मुसलमानों से हम कोई भेदभाव कर ही नहीं रहे। जो भारत में है उनके लिए सेम रूल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और बाकी दूसरे जो मुस्लिम हैं उनके लिए वो 11 वर्ष वाला नियम है ही, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सरकार का तर्क है। अब बात आती है कि केवल 3 ही देश क्यों, क्योंकि इन 3 ही देशों में लगातार हिंदू आबादी गिरी है। ठीक है, लगातार लोगों के साथ हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, लगातार रेप के केस जो हुए हैं, और भी बहुत सी जो उत्पीड़न हुआ है, जो ज्यादातर जो प्रताड़ित हुए हैं लोग वो हिंदू वर्ग के लोग हुए हैं, इन 3 देशों में ज्यादा हुए हैं। इस वजह से केवल हम एक बार 3 ही देशों को ले रहे हैं, ज्यादा देशों को नहीं ले रहे। हालांकि इसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत सा सोचा जा सकता है, पर एक बार एक छोटा सा पॉइंट हम इन पे नोट कर रहे हैं। नास्तिकों का क्या, कि नास्तिक जो लोग हैं इसके पक्ष में सरकार ने भी कुछ नहीं बोला था। ठीक है, कि नास्तिक वर्ग के जो लोग हैं उनका क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, इस संदर्भ में कोई वार्ता नहीं हुई है। ठीक है, तो ये मूल रूप से बातें थी विपक्ष में और पक्ष में। हालांकि इस मैटर को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है और बहुत सी ऐसी बातें भी रखी जा सकती हैं कि एक विद्यार्थी ये भी मान सकता है कि ये जो CAA है वो बहुत ही गलत है, और इसके पक्ष में ऐसी बहुत सी बातें रखी जा सकती है कि विद्यार्थी ये भी मान लेगा कि CAA बहुत ही सही है। ठीक है, तो ये मानसिकताएं हैं साथियों। हमने तो अभी एक बार हमारे कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया कंप्लीट मैटर जो है वो आपको समझ में आया होगा। मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपको, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि किस तारीख के पश्चात भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसियों को, 3 देशों से भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसियों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, कितनी तारीख के बाद। अभी 2020 चल रहा है, 2020 में कितनी तारीख के बाद आने वालों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो इसका उत्तर है 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं, मूल रूप से इन 6 समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, 3 देशों से आए हुए हैं। यदि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से यदि आए हैं तो इन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये तारीख याद रखें, 31 दिसंबर 2014। अगला प्रश्न, क्या CAA 2019 के तहत संविधान में कहीं परिवर्तन हुआ है, संविधान के किसी अनुच्छेद में परिवर्तन हुआ है? नहीं, संविधान में कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहां हुआ है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में हुआ है। क्या पूर्वोत्तर के राज्यों में यह लागू होगा? नहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में यह लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके मैंने 3 कारण बताए थे आपको। कौन कौन से 3 कारण बताए थे मैंने आपको? एक तो इनर लाइन परमिट बताया, एक 6th शेड्यूल यानी अनुसूची 6 बताया, और एक असम अकॉर्ड बताया। अगला प्रश्न, इनर लाइन परमिट के तहत नया राज्य कौन सा शामिल किया गया है? तो मणिपुर इनर लाइन परमिट के तहत शामिल कर लिया गया। ठीक है, एक चीज और जिसमें ये परिवर्तन हुए हैं वो है OCI कार्ड है। एक कार्ड होता है दोहरी नागरिकता देने के लिए, OCI,
उसमें भी कुछ परिवर्तन इस अनुच्छेद के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत, सॉरी, इस संशोधन के तहत किए गए हैं, इस अधिनियम में संशोधन के तहत किए गए हैं। ठीक है, उसकी कोई ज्यादा विशेष चर्चा नहीं है। मूल रूप से जो महत्वपूर्ण जितनी भी बातें थी सीएए के संबंध में मैं आपको सभी बता चुका हूं। नेक्स्ट हमारी चर्चा होगी अब एनआरसी को लेकर के। कल मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।